वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर तक हमने सेल का जो टॉपिक था उसको सारा ही डिस्कस कर लिया है। 19 लेक्चर में हमने सारा डिस्कस कर लिया है। और आप इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, सारे लेक्चर आपको अवेलेबल होंगे, वहाँ पे आप देख लीजिए। और जो भी डाउट होगा आपका बायोलॉजी का एनसीईआरटी में जो भी मेंशन है वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप उनके अच्छे से नोट्स बनाइए। आज के जो लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स का आज के जो टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल्स को अगर सेल्स से हमको एनालाइज करना है तो कैसे करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है, और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की क्या ज़रूरत है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की क्या ज़रूरत आ पड़ी प्लांट में या एनिमल्स में या माइक्रोब्स में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दें, अभी आपको आगे हम बता देंगे कि कैसे ये चीज़ हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, कभी भी बायोमोलिक्यूल्स जो होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, इनऑर्गेनिक नहीं होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वी गेट दैट वी गेट फ्रॉम दैट वी गेट लिविंग फ्रॉम लिविंग टिश्यू लिविंग टिश्यू कैन बी can be called as बायोमोलिक्यूल्स। इनको हम बायोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हो। अब जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनके लिए हम थोड़ा सा एक चार्ट बनाते हैं। देखिएगा कि कोई मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स जुड़ के क्या बनाएगा, वो सेल बना देगा। सेल आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, आपका टिश्यू बना देंगे। टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। देखिएगा कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, और ऑर्गेनिजम्स को ही आप क्या कहते हो, स्पीसीज कहते हो। ये स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज जब आपस में कंबाइन करती है तो आप उसको बोल देते हो पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन आपस में जुड़ती है तो उसको आप बोल देते हो, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जुड़ती है और पॉपुलेशन में क्या होते हैं, जब पॉपुलेशन जुड़ती है तो क्या बन जाता है, कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। और पॉपुलेशन में क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, कम्युनिटी जब बनेगी तो वो ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज होगा। कम्युनिटी क्या करके, बहुत सारी कम्युनिटी आपस में जब कंबाइन करती है तो बनाती है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोसिस्टम जब कंबाइन करता है तो ये बना देता है आपका बायोमास। और बायोमास जब कंबाइन करता है तो आपका बना देता है बायो स्फीयर। बायोस्फीयर। और ये जो बायोस्फीयर है, आप देखिएगा, ये जो बायोस्फीयर है ये जो बायोस्फीयर है, यहीं पे इसी बायोस्फीयर में इसी बायोस्फीयर में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं,
लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हियर, यहीं पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, मेड अप ऑफ सेम सेम केमिकल्स, मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स। और जो सेम केमिकल्स होंगे तो केमिकल्स में दो चीजें होंगी आपके, वो दो चीजें क्या होंगी, आपको एक हम इंट्रोडक्शन बताना चाह रहे हैं कि बायोमोलिक्यूल्स कैसे आ जाता है अगर ऑर्गेनिज्म में। तो केमिकल्स में दो चीजें होंगी, एक तो होगा आपका एलिमेंट और दूसरा होगा आपका कंपाउंड। ठीक है, एक तो होगा आपका एलिमेंट और दूसरा होगा कंपाउंड। जो एलिमेंट्स हैं उसमें आपके होंगे, जैसे आपके हैं कार्बन, कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन। ये मेन होते हैं बायो, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें ये मेन कंपोनेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि आखिर हम ये बायोस्फीयर मॉलिक्यूल से सेल बने, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है, इसी को स्पीसीज बोलते हैं। स्पीसीज का डिफिनीशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। इसको हम स्पीसीज जो होती है पॉपुलेशन होती है, ऑर्गेनिज्म होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर ग्रुप ऑफ स्पीसीज जब कंबाइन करती है तो पॉपुलेशन बनाती है। जब बहुत सारी पॉपुलेशन कंबाइन करती हैं तो वो कम्युनिटी बनाती हैं। बहुत सारी कम्युनिटी जब कंबाइन करती हैं तो इकोसिस्टम बनाती है। इकोसिस्टम से क्या होता है, बायोमास बनता है। और बायोमास क्या से कहाँ रहता है, बायोस्फीयर में, और बायोस्फीयर में ही हम प्रेजेंट होते हैं। और हम सब कुछ केमिकल से बने होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं। हम यहाँ पे डालते हैं अब कि हाउ टू एनालाइज, हाउ टू एनालाइज केमिकल, केमिकल केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके केमिकल कंपोजिशन को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए बहुत इजी, हम क्या करेंगे, कोई लिविंग टिश्यू लेंगे। अब ये लिविंग टिश्यू क्या हो सकता है, लिविंग टिश्यू आप लीफ ले सकते हो, लीवर ले सकते हो, या और कोई टिश्यू ले सकते हो। ठीक है, मान लिया हमने लीवर ले लिया, लिविंग टिश्यू। इस लिविंग टिश्यू को हमने क्या किया, ग्राइंड किया। इसको क्या किया हमने, ग्राइंडिंग। दिखिएगा सब एनसीईआरटी है आपका, बस बताने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा बस, बाकी है पूरा एनसीईआरटी आपका। ग्राइंडिंग विथ ट्राई, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। और ये ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है ये एक डाइल्यूट एसिड है, ये एक डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, जैसे हम ग्राइंड करेंगे मतलब उसको पीसेंगे जैसे ही, तो वी देन वी ऑब्टेन, हमें मिलेगा क्या, ऑब्टेन
थिक थिक सेलरी। ये सेलरी क्या होता है? ये घोल होता है, मतलब जो मिक्सचर आपका हुआ इसी सेलरी बोलते हैं, जो मिक्सचर होता है। अब इस सेलरी जो है, ये घोल जो है, इसको क्या करेंगे हम? फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन, जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो हमें फिल्ट्रेशन से क्या होगा? वी ऑप्टेन टू वी ऑप्टेन टू फ्रिक्शन। जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो दो तरीके की चीज मिलेंगी, दो फ्रिक्शंस मिलेंगे। कौन कौन से वो फ्रिक्शंस होंगे देखना। एक तो हमें मिलेगा जो क्या होगा, जो फिल्ट्रेट से फिल्टर हुआ होगा। जो फिल्टर हुआ होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। और जो फिल्टर नहीं हुआ होगा उसको हम क्या करेंगे? रेटेंटेट। उसको हम बोलेंगे रेटेन रेटेंटेट। ठीक है, जो फिल्टर हुआ होगा फिल्ट्रेशन में उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे, जो नहीं हुआ होगा उसको रेटेंटेट बोलेंगे। जो फिल्ट्रेट हुआ होगा इसको और भी एक नाम देते हैं, इसको एक और भी नाम देते हैं, और फिल्ट्रेट, और इसका दूसरा नाम है एसिड एसिड सॉल्युबल एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, इसको एसिड सॉल्युबल पूल बोलते हैं, और इसको एसिड 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 इनसॉल्युबल पूल बोलते हैं। जो एसिड सॉल्युबल पूल होता है, इसी को ये इसमें एसिड सॉल्युबल पूल में पाया जाएगा जो मॉलिक्यूल, उसको बोलेंगे हम, एग्जाम्पल है बायो बायो माइक्रो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसमें जो हमें मिलेगा वो होगा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो मिलेगा वो एसिड सॉल्युबल पूल में होगा, और जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलेगा वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में होगा। एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों होगा? क्योंकि जो रेटेंट होंगे इनका साइज लार्ज होगा, लार्ज साइज। ये जो होंगे फिल्ट्रेट जो होगा ये स्मॉल और माइन्यूट माइन्यूट इन साइज। ठीक है, तो ये डिफरेंस होगा, ये लार्ज साइज के होंगे ये, और ये जब होंगे तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो हमने डिफिनेशन उस पर लिखी हुई थी ऊपर, कि ऑल द ऑल द ऑर्गेनिक ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड all the organic compound that we get that we that we get from living living tissue can be called bio बायोमोलिक्यूल्स, जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया कि लिविंग कंपाउंड लिया, आपने लिविंग टिश्यू लिया लीवर का, उसको ग्राइंड किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, ये डाइल्यूट एसिड है। और क्या किया, हमें कुछ मिक्सचर घोल मिल गया, उस घोल को हमने फिल्ट्रेट किया। जब हम फिल्ट्रेट किए तो हमें दो तरीके की चीज़ें मिली, एक एसिड सॉल्युबल पूल था जो फिल्ट्रेट था, और एसिड इनसॉल्युबल पूल था जो फिल्ट्रेट नहीं था, ये लार्ज साइज में था। जो एसिड सॉल्युबल था उसको हमने बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कह दिया, और जो एसिड इनसॉल्युबल था उसको हमने बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कह दिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये हो गया आपका। अब हम क्लासिफाई कर देते हैं कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स आखिर है क्या। देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई सेल्स हैं तो इसमें दो तरीके के कंपोनेंट होंगे।
इसमें दो तरीके के कंपोनेंट होंगे। इसमें इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा और इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होगा। ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट अगर होगा वो क्या होगा, वो होंगे आपके, एग्जाम्पल होगा सल्फेट, इसके अलावा कैल्शियम, और भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, इन्हीं को हमने क्या कहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बायोमोलिक्यूल, नोन एज बायो मॉलिक्यूल्स। अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, अब इनको हम कैटेगराइज कर देते हैं। हमने देखा दो तरीके के बायोमोलिक्यूल्स हमें मिले थे, इनको हम क्या 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 बोल सकते हैं, हाँ इनको हम क्या क्या बोल सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। तो एक बायोमोलिक्यूल्स होगा जो हमने क्या कहा था कि जब एसिड सॉल्युबल पूल में था वो, तो उसको हमने कहा था मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। एक जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में था उसको हमने कहा था मैक्रो मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए इनको कैसे कैटेगराइज किया गया। अब देखिए जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स होंगे, इनको क्यों कहा गया कि वे एसिड सॉल्युबल में पाए गए, क्योंकि मास ऑफ मॉलिक्यूल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स आर बिटवीन 18 टू 8 18 टू 18 टू 800 डाल्टन। ठीक है, और लेस देन 1000 डाल्टन। ठीक है, तो इनको हमने क्या किया, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, ये क्या होंगे, ये मोर देन 10,000 डाल्टन होंगे। ठीक है, 10,000 डाल्टन, तो इनको माइक्रो बायोमोलिक्यूल कहेंगे। ये जो होंगे माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट, अभी देखा ही पीछे आपने, प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल होंगे आपके अमाइनो एसिड, हम सब एक एक पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड सिंपल शुगर, जैसे मोनोसेकेराइड है आपकी सिंपल शुगर। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड फैटी एसिड एंड इसके अलावा ग्लिसरॉल। ये सब किस में आ जाएंगे, आपके बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स ये कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन एसिड इन इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होगा। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बना देगा, प्रोटीन्स। ठीक है, अमाइनो एसिड जुड़ के प्रोटीन्स बना देगा। कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल शुगर है मोनोसेकेराइड जिसमें हमने आपको बोला, वो जुड़ के पॉलीसेकेराइड बना देंगी।
और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड मिलके क्या बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में आपको पता है डीएनए और आरएनए आता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें हमने लिपिड कहीं मेंशन नहीं करा है, दोनों में ही लिपिड नहीं है कहीं। तो लिपिड फिर क्या है, आओ थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। वो क्वेश्चन आपसे स्पेशली पूछा जाता है, जो लिपिड है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे स्पेशली पूछा जाता है। होता क्या है, नोट करके लिख लो। लिपिड हैज molecular weight of approx 800 डाल्टन। अब 800 डाल्टन है तो ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं माइक्रोमोलिक्यूल्स है, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। बट इट कम्स अंडर एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है। जब इसको फिल्ट्रेट करते हैं तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है ये। अब लिपिड इनसॉल्युबल पूल ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, ठीक है। जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो लिपिड इनसॉल्युबल में आता है। सो आप इस बेसिस पे क्या कह सकते हो, लिपिड इनसॉल्युबल में आ रहा है तो मतलब क्या है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स कह दोगे, ठीक है। क्योंकि एक कैरेक्टर इसका 800 डेल्टन है तो बायोमोलिक्यूल्स के जैसा है, माइक्रो के जैसा। और एक जो एसिड इनसॉल्युबल में आ रहा है तो ये मैक्रो के जैसा कैरेक्टर है। तो इसको क्या बोल सकते हो, सो लिपिड lipids are not strictly मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो लिपिड क्या है, वो स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है। तो अब हम ये जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम उसको ग्राइंड किए हैं तो लिपिड भी ग्राइंड हो रहा होगा, तो उसको आना चाहिए था, उसका जो है एसिड सॉल्युबल पूल में आना चाहिए था, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स हो जाता, मैक्रो में ना आता। लेकिन होता क्या है आपको पता है कि जब आप when we break प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक करते हो आप, देन लिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन forms vesicle due to self sealing nature of लिपिड्स मॉलिक्यूल। तो अब जैसे उसको आप ग्राइंड करते हो, सैलरी बनाते हो, वो लिपिड क्या करती हैं आपस में जुड़ के, ये जैसे लिपिड आपने तोड़ा, ऐसे लिपिड तोड़ दिया आपने, ये लिपिड टूट गई। फिर ये क्या करती हैं, जैसे इनको क्या मिलता है, एक वो सोल्यूशन है, जैसे ही पानी में आती है ये एक्वस सोल्यूशन, यानी पानी में जैसे ही आती हैं, जैसे एक सोल्यूशन में आती है, ये क्या करती हैं, ऐसे ऐसे ये क्या बनाती हैं, वेसिकल बना लेती हैं।
और जब वेसिकल बना लेंगी तो इनका क्या होगा, ये फिल्टर होंगी ही नहीं। ठीक है, ऐसे ये बना लेती हैं, वेसिकल बना लेती हैं ये ऐसे आपस में जुड़ के। जैसे ग्राइंड करोगे तुरंत वेसिकल बना लेंगी। अब ये तो अब जब बड़ी हो जाएंगी तब तो ये फिल्ट्रेट होंगी नहीं उससे। ठीक है, तो क्या होगा ना, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना माइक्रोमोलिक्यूल्स, तो हम इसको ना स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं ना माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, होप करते हैं आपका ये कंफ्यूजन जो रहा होगा वो शॉर्ट आउट हो गया होगा। ठीक है, देखते हैं आपके एनसीईआरटी में मेंशन है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। देखिए, आपको पता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, हैव हैव थाउजेंड्स हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है इसको आपने अभी क्या कहा था, इन्हीं को बायोमोलिक्यूल्स कहा था। और ये बायोमोलिक्यूल्स जब आप वो करेंगे तो क्या करेंगे, दे दे मे प्रोड्यूस दे मे प्रोड्यूस सम सम इंटरमीडिएट्स। समझिएगा, बहुत दूर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरमीडिएट्स सम, जब दे में प्रोड्यूस सम इंटरमीडिएट ड्यूरिंग सेलुलर, मतलब सेल में जो रिएक्शन होगी ना तो उनको हमने क्या कहा, सेलुलर रिएक्शन। जो इंटरमीडिएट्स जो प्रोड्यूस करेंगे सेलुलर रिएक्शन में, दीज इंटरमीडिएट्स दीज दीज इंटरमीडिएट्स आर आर टर्म्ड एज, इसी मतलब टर्म्ड एज या नून एज, ठीक है, टर्म्ड एज मेटाबोलाइट्स। क्या कहते हैं इन्हीं को हम, मेटाबोलाइट्स। ठीक है, देखना कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको बायोमोलिक्यूल्स कहा है। ये बायोमोलिक्यूल्स जब रिएक्शन करते हैं तो कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं इन्हीं को हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब देखिए, हम आ गए मेटाबोलाइट्स पे, तो अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है। ठीक है, समझिएगा, बहुत ईजी, जरा सा भी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। मेटाबोलाइट्स, अब ये मेटाबोलाइट्स मान लीजिए ये आपके हो गए मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ये आपके मेटाबोलाइट्स हो गए जो क्या हुए, ऑर्गेनिक जो रिएक्शन थी सेलुलर रिएक्शन थी उसमें बने हैं। अब ये मेटाबोलाइट्स अगर इफ, देखना क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इफ if these if these metabolites if these metabolites directly involved in growth and डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ग्रोथ डेवलपमेंट मतलब क्या है, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, if these metabolites directly involve in growth and development known as
known as प्राइमरी known as प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इनको क्या कहोगे आप? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, समझ में आ गया? कभी नहीं भूलोगे आप। इनको क्या कहोगे आप? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कंफर्म हो गया कि ऐसे ऐसे कंपाउंड जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डायरेक्टली सर्वाइवल में, रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो, उनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे। ठीक है, विदाउट, अब देखिए इनका कंडीशन क्या होगी। सेल, जो ऑर्गेनिज्म की सेल होगी, कैन नॉट सेल कैन नॉट सर्वाइव। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की कंडीशन क्या होगी? जिनके बिना सेल सर्वाइव ना कर पाए। सर्वाइव इन सेल कैन नॉट सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इनकी एब्सेंस में सेल सर्वाइव ना कर पाए। ठीक है, ठीक है, बिकॉज 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 दे play role in photosynthesis, photosynthesis, respiration, respiration एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये क्या किस में रोल प्ले करते हैं? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म में। इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स आर अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, सुगर्स, क्लोरोफिल, एटीसी। तो ये हो गए आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इफ these if these metabolites do not involve in do not involve in direct growth and development of organisms are are known as are known as known as secondary मेटाबोलाइट्स। इनको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। तो फिर ये कहाँ होंगे? ये इन्वॉल्व किस में होंगे? पहली बात तो सेल कैन सर्वाइव सेल कैन सर्वाइव सेल कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पहली बात तो ये हो गई, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इनकी एब्सेंस में सेल क्या होगी? सर्वाइव कर जाएगी। दूसरा क्या होगा? करेंगे क्या ये? दीज आर नेचुरल प्रोडक्ट formed due to mutation
ड्यू टू म्यूटेशन इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। कोई पूछे बनते कैसे हैं फिर आखिर ये, तो ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है उनके में म्यूटेशन हो जाता है तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं, जो कि सर्वाइवल में कोई रोल नहीं होता। ठीक है। सो सो करेंगे क्या ये, सो दे प्ले रोल इन हर्बीवोरी, जो इंसेक्ट करते हैं हर्बीवोरी उनमें रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स रिलीज कर देते हैं जो कि क्या, जो हर्बीवोरी करते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अगेंस्ट पैथोजन बहुत सारे केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जिससे पैथोजन की डेथ हो जाती है। ठीक है। अगेंस्ट पैथोजन, पैथोजन तो मतलब क्या है, डिफेंस में काम करेगा। इसके अलावा अट्रैक्ट, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर दे देते हैं, कलर दे देते हैं बहुत सारे उसमें, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्लावर्स में, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे पॉलिनेटर्स को। ठीक है। इसके अलावा कुछ जो सिम्बायोटिक फिक्सेशन होता है वो भी इन्हीं की वजह से, ये क्या करते हैं, कुछ लेग्यूम्स जो प्लांट होती हैं उनमें जो है रिलीज होती हैं, तो उससे क्या होता है, जो सिम्बायोटिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो होता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। इनके एग्जाम्पल है किसमें पाए जाएंगे ये, प्रेजेंट इन फंजाई माइक्रोब्स फंजाई माइक्रोब्स एंड प्लांट्स, इनमें ये प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फिर से देख लीजिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड हैं जिनको बायोमोलिक्यूल्स आपने कहा। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कुछ इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस करते हैं सेलुलर रिएक्शन में जिनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और ये मेटाबोलाइट्स अगर किसी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो तो उनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एब्सेंस में सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है। डेथ हो जाएगी सेल की। उनके एग्जाम्पल कौन कौन से, अमाइनो एसिड, शुगर, क्लोरोफिल। जैसे क्लोरोफिल से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। अमाइनो एसिड से क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगा। शुगर से क्या होगा, इनकी जो बॉडी है वो बनेगी। ठीक है। तो ये हो गया आपका। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, इनके एब्सेंस में सेल सर्वाइव कर जाएगी। और ये क्या हो गया, ये नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जो क्या होते हैं, ये प्लांट्स में मतलब एज ए डिफेंस, ये जो प्लांट जो है या माइक्रोब इसको एज ए डिफेंस यूज करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। ठीक है। ये इवोल्यूशन है एक टाइप का प्लांट्स का, ताकि इसको पैथोजन और जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं वो हार्म ना पहुंचा पाए उनकी खुद को या प्लांट्स को, पैथोजन माइक्रोब्स को। ठीक है। तो ये सब हो गया आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको डिफरेंस मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है। ठीक है। अब हम कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे पिगमेंट की बात करेंगे, पिगमेंट्स की बात करेंगे तो पिगमेंट्स में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये आएगा आपका कैरोटीनॉइड्स। इसके अलावा एंथोसाइनिन्स, ये कैरोटीनॉइड आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एंथोसाइनिन क्या करता है, ये कलर देता है। ठीक है, एंथोसाइनिन्स। ठीक है, ये हो गई पिगमेंट की बात। दूसरा है आपका एल्केलॉइड्स, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स में क्या क्या आते हैं, ये आते हैं आपके मॉर्फिन, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल है एल्केलॉइड्स से। और कोडीन। ठीक है।
कोडाइन, ईटीसी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, टर्पिन्स। ठीक है, टर्पिन्स ये क्लास होते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो उसमें पढ़ोगे टर्पिन। तो टर्पिन में क्या आते हैं, मोनोटर्पिन। ठीक है, मोनोटर्पिन और डाई टर्पिन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसेंशियल ऑयल। कुछ इसेंशियल ऑयल होते हैं जो प्लांट में देखे गए हैं, इसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, ये इसेंशियल ऑयल्स कौन कौन से हैं, जैसे लेमन है, लेमन है और ग्रास ऑयल है। ठीक है, इसके अलावा टॉक्सिन्स हैं कुछ जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स में आपका है एब्रिन, एब्रिन एंड रेसिन। ठीक है, एब्रिन एंड रेसिन। इसके अलावा लेक्टिन्स की, ड्रग्स की कुछ बात करें, क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया। ड्रग्स की बात करें अगर तो विन ब्लास्टिन, विन ब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन। इसके अलावा करक्यूमिन, करक्यूमिन। ठीक है, पॉलीमेरिक, अगर हम सब्सटेंस की बात करें, पॉलीमेरिक जो होते हैं जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, तो पॉलीमेरिक में आपके एग्जाम्पल जो होंगे वो होंगे रबर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर में, रबर, गम्स, ये पॉलीमर फॉर्म होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, और सेलुलोज। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्राइमरी मेटाबोल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अब इसको अच्छे से देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के हों, चाहे वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के हों, कैसे इनको हम कैटेगराइज करते हैं, लिपिड को क्यों अलग किया गया, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको रीजन भी बता दिया है। इसके अलावा माइक्रो माइक्रो जो बायोमोलिक्यूल्स कैसे आए हैं और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स कैसे आए हैं, हमने इसको यहाँ पे आपको बता दिया था, पूरा एक ये फ्लो चार्ट बना के। ठीक है, फिर उसके अलावा हमने कैसे कैसे इसको क्लासीफाई किया वो बता दिया है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, और जो भी अगर क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।